मेरी भूख या जो मेरा पैशन, जो मेरा दायरा, वो मेरे को थोड़ा ये करती थी कि और हम थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव में और थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएं और कैसे काम कर पाएं। कि आपकी ईएचएस को आप सीएसआर में कैसे इंटीग्रेट करते हो? एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट या इवोल्यूशन ईएचएस का अगर हुआ तो ये हुआ कि इसका दायरा जो है अभी थोड़ा बढ़ गया। जो ईएसजी वर्ल्ड जो है, यूनाइटेड नेशन ने 2006 में अपने एक रिपोर्ट में, जहाँ पे एक इन्वेस्टर्स पोर्टल, आज के डेट में मैं जो देख रहा हूँ कि डिमांड जो है फ्रॉम लोकल कम्युनिटी, वो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड काफ़ी होता है, सेफ्टी रिलेटेड काफ़ी होता है। उनको भी आता है कि हम स्कूल में क्यों ना हम एजुकेशन जो है, आप कुछ सेफ्टी रिलेटेड एजुकेशन दें, इन्वायरमेंट रिलेटेड एजुकेशन दें। हमारे वर्कर, हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं, इनको भी क्यों ना रिसाइकल के बारे में बताएं। एक्सपर्टीज जो है, एक रोबो स्पेस जो वेटरन है, मास्टर है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ, दे आर आल्सो पैशनेट, और इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो स्कूल को इक्विप करते हैं। नॉट ओनली इक्विपिंग बट टीचर्स को ट्रेन करके टीचर्स को एक लेवल पे लाना। Hello, welcome to another engaging episode of PRISM, Partnering Resources for India in a Sustainable Movement. We here engage with eminent personalities who are legends in their own field. Today we have one such personality, Shri Sanjeev Verma ji, who has 28 years of experience working with big corporates like Duncan Goenka, DCM Shriram, Godrej, and is currently working and associated with Aditya Birla Grasim Industries Limited, Advanced Material Business Department, at Bharuch as head of Environmental Health Safety, which is EHS, for the last 14 years. He has been awarded the prestigious Pride Award by Aditya Birla Group. सर, आपका स्वागत है। आने के लिए बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका वक्त निकालने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह रहने वाला है कि आप जो काम है आपका आदित्य बिरला ग्रुप में, जी, ये क्या है, कैसे करते हो, और ये करते वक्त आपका पैशन क्या है? ओके। सबसे पहले तो जसमीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, सौभाग्य और एक अवसर देने के लिए। तो और बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन, एक समझिए मेरा दिल के करीब है, जो आपने पूछा कि आप क्या करते हो, पैशन क्या है। तो एक तो मैं जस्ट यहीं पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं एक ईएचएस प्रोफेशनल हूँ, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। और ये ईएचएस प्रोफेशनल जो है, ये मैंने चूज किया है। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूरी में कोर्स करके और ये आया। एक्चुअली पैशन की अगर बात करें तो मैं स्टूडेंट लाइफ से भी थोड़ा सा सोशली ओरिएंटेड रहा हूँ। मन में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि हम कुछ ऐसा काम करें जो चार दीवारी के अंदर या एक लिमिटेड दायरे में ना रह करके, जहाँ तक हो सके थोड़ा कम्युनिटी या अदर देन मी माई सेल्फ, जो संजीव वर्मा से हट करके भी आगे सर्व कर सके। तो जब मैं आफ्टर ग्रेजुएशन और बीए जब मैं एनालाइज कर रहा था, तो मैं देखा है कि एक ये फील्ड है इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें अगर मैं अपने आप को ग्रो करता हूँ तो हमारा एक जॉब, जो अर्निंग जो चाहिए तो वो है ही है, लेकिन ये एक ऐसा जॉब था जिसको मैं इंजॉय कर पाऊँगा और जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। तो सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ये चीज़ था। तो इसके लिए मैंने अपने आप को इक्विप करने के लिए, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि आई एम वन ऑफ द, मतलब कहिए कि ओल्ड मेंबर इन दिस फ्रेटर्निटी। 95-96 बैच में मैंने ओके आफ्टर ग्रेजुएशन ये सेफ्टी का डिप्लोमा किया था, ये दिल्ली से ही किया था। ओके और इसके बाद अपना करियर ग्रोथ हुआ, फिर इन्वायरमेंटल में मास्टर्स, फिर इंडस्ट्रियल हाइजीन में अपने आप को इक्विप किया EHS कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर बात करूं या डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जो बात की है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है
एक्सीडेंट प्रिवेंशन कैसे किया जाए, लॉसेस कैसे मिनिमाइज हो, वर्कर्स या एम्प्लॉइज वेलबींग कैसे हम इंश्योर कर पाएं, इंक्लूडिंग द डाउन मोस्ट पर्सन जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल। आज के डेट में किसी भी बिजनेस को ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। एब्सोल्युटली, उसके supply बगैर chain का पार्ट ही है। कॉन्ट्रैक्टर्स के बगैर आप किसी बिजनेस का सिंगली परिकल्पना नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन कई बार होता है, तो वो फॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप में, अगर मैं बोलूँ आदित्य बिरला ग्रुप एडवांस मटेरियल्स ग्रासिम इंडस्ट्री में जहाँ मैं वर्क करता हूँ, तो ये कई बार क्या होता है कि टॉप लीडरशिप ड्रिवन भी होते हैं, और लीडरशिप की प्रायोरिटी पे भी EHS का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आदित्य बिरला ग्रुप का एक कमिटमेंट EHS में काफ़ी अच्छा है, और पर्टिकुलरली हमारे जो लीडर, हमारे जो टॉप मैनेजमेंट, हमारे जो यूनिट हेड है, ही इज़ वेरी वेरी कमिटेड, और उनका फोकस भी यही रहा है कि सेफ्टी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, देन क्वालिटी, एंड देन प्रोडक्टिविटी कम्स आफ्टरवर्ड, एंड देन मैनेजमेंट। नेचुरल फ्लो है वो। तो ये चीज़ है, ये एक ऐसा फिटमेंट है जो मेरा पैशन है, जिसको मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, और फॉर्चुनेट पार्ट लीडरशिप का सपोर्ट भी, थॉट प्रोसेस भी एकदम मैच करता हुआ, सपोर्ट करता हुआ। तो आज जो, जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने बोला कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट 14 years, this is one of the reason why I am going to complete 14 here, years. although they are much pressured always to pull me to somewhere else and for many things. Even then I am continuing. So this is one aspect. अब है कि पैशन और कैसे ड्राइव करने का क्या क्या, इसमें हम इम्प्लाइज का वर्क प्लेस सेफ्टी की भी बात करते हैं, जिसमें डिफरेंट सेफ्टी के काफ़ी आयाम हैं, कि जैसे कन्फाइंड स्पेस, हाइट वर्क, हॉट वर्क, डिफरेंट लोटोटो, ये सब सेफ्टी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जिसको इंश्योर करना रहता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। ये हमारा प्राइम ध्येय है। आज के डेट में इसी के साथ जो वर्क प्लेस सेफ्टी के साथ ही प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट इज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वाई? क्योंकि प्रोसेस के अंदर जो सेफ्टी और जो हिडन हैजार्ड्स होते हैं वो दिखते नहीं। अगर कोई हाइट पे काम करता हुआ व्यक्ति, अगर किसी ने अगर हार्नेस नहीं लगाया तो दिख जाएगा ऐसा ऐसा, लेकिन प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो रहते हैं हिडन हैजार्ड, वो सिंपली नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके डिफरेंट 14 एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग ड्राइव करते हैं। उसके ऊपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, इंडक्शन, वेरियस काइंड ऑफ ये एक्सरसाइजेज जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर चलते रहते हैं। और इसका नतीजा मैं कहता हूँ कि इट वाज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, और मैंने जब वहाँ पे ये एक्सरसाइज एग्जीक्यूट किया तो वी आर फॉर्चुनेट टू से दैट कि 12 years तक कोई भी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट उस यूनिट में नहीं हुआ। वाओ। तो दिस इज वन ऑफ द, आई विल से कि 12 12.5 year नो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। माइनर स्क्रैच ऐसा ऐसा हुआ तो वो तो पार्ट ऑफ ये होते हैं, क्योंकि हमने चूंकि उस पर फोकस किया और रिकमेंड किया, आइडेंटिफाई कर पाया, इन्वेस्टिगेट किया, इसीलिए कोई बड़ा नहीं हादसा हो पाया। तो नो फैटलिटी, नो दिस थिंग। तो वेरी फील वेरी प्राउड टू से दैट इट वाज अ यूनिट where we implemented the policy, the training programs, our thought, and fortunately, the persons were also receptive, and the leadership support. Overall, I would give credit to the leadership support. So from top to bottom, bottom to top, I think एक support आपको मिला है, and आप लोगों को जुड़ पाए हैं in this very very important aspect of EHS। किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी आज जाए, तो आई थिंक दिस हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। Yes, yes. एक EHS लेके ये भी मैं जानता हूँ कि आप यू आर वन ऑफ द पीपल हु हैज गॉट दिस फायर सेफ्टी ऑफिसर का सर्टिफिकेट। Correct. तो हाउ डज दैट सपोर्ट आपका जो काम है? हाँ, इसमें इनफैक्ट आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो उन्होंने, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन आवर कंट्री, जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, या कई बार कहते हैं कि गुजरात में बड़ा नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सक्सेस होते हैं, फिर रिप्लिकेट भी होते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो बिल्डिंग्स के अंदर जो फायर सेफ्टी, उसको क्यों ना उसको एक चेकलिस्ट के थ्रू
प्रॉपर बड़ी थॉरो सिस्टमेटिक स्टडी से उसको पास कराएं, स्क्रीन करें, इवेलुएट करें और गैप आइडेंटिफाई करें, और जो गैप आइडेंटिफाई होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, रेक्टिफिकेशन करें। तो अल्टीमेटली इस एक्सरसाइज से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, हम फायर सेफ्टी के नज़रिए से अगर किसी बिल्डिंग को, हॉस्पिटल्स को और अगर देखते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो समझिए अल्टीमेटली ये पब्लिक सेफ्टी है। ट्रू। इसका जो ड्राइविंग फोर्स अगर मैं कहूँ गुजरात में, तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था एक कोचिंग क्लास में सूरत के अंदर। हाँ जी। और बहुत मीडिया में काफ़ी ये था कि जब एक कोचिंग क्लास में टॉप फ्लोर पे चलता था और वहाँ पे फायर हुई, एकदम हैवी स्मोक, डेंस स्मोक, जो उतरने का रास्ता था उसी साइड से डेंस स्मोक क्लासरूम की तरफ जा रही थी। तो बच्चे जो थे, जो निर्दोष, जिनको तो पढ़ने के लिए गए थे, उनको कोई मालूम नहीं था, वो जब डेंस स्मोक देखा तो वो भागे। अब दूसरी तरफ जो विंडो और एकदम से वो नीचे की तरफ था, अब उसको लगता था कि हम अगर उतरने गए तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ट्रू। तो हम अपना जान बचाने के लिए वो विंडो से नीचे कूदना शुरू कर गए। उसमें काफ़ी फैटेलिटी हुई थी। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर काफ़ी पॉइंट्स आए कि इसमें ये नहीं होना चाहिए था, इसमें तो ये ना चाहिए, इलीगल था, इसको फायर लोड बहुत ज़्यादा था या ट्रेनिंग नहीं थी, यहाँ पे ये सिस्टम होता, ऐसे ऐसे करके हुई। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक लेजिस्लेशन लाया, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, मतलब फायर प्रिवेंशन लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2013 में, और 14 में रूल बनाए। लेकिन उस रूल के अंदर बड़ा थॉटफुल तरीके से डिफरेंट सेक्शंस, प्रोविजंस लाए। उसमें एक प्रोविजन लाए, प्रोविजन ऑफ फायर सेफ्टी ऑफिसर। और वो फायर सेफ्टी ऑफिसर का मतलब एक समझ लीजिए कि इन्होंने ऑलवेज जो गवर्नमेंट जो बोलती है इट इज एक्सटेंडेड हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक पूल क्रिएट किया ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स जो पूरा एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, और वो जो एग्जिस्टिंग फायर डिपार्टमेंट्स हैं, इनफैक्ट दे आर वेरी वेरी ओवरलोडेड, क्योंकि बिल्डिंग में कॉल आते ही रहते हैं, आज यहाँ फायर हो गई तो फायर ब्रिगेड टीम पूरी वहाँ पहुँचती है, फिर ये करते हैं। तो इस चीज़ों में वो लोग इतना इंगेज्ड हैं कि बैकग्राउंड में जो सिस्टम, जब ये स्टैटिक जहाँ इमरजेंसी नहीं आया उसको चेक करना कई बार उनको टफ हो जाता है, टाइम निकाल पाना। तो गवर्नमेंट ने बड़ी थॉटफुली एक जो सेगमेंट क्रिएट किया, उनको बैकग्राउंड में डाला कि फ्रंट पे जैसे फायर ब्रिगेड टीम वर्क कर रही है, फायर कर रही है, ये करते रहें, लेकिन बैकग्राउंड में एक पूल हो जो बिल्डिंग्स को चेक करें, लेकुना मिला उसको इम्प्लीमेंट करें, कम्युनिकेट करें, ये करें। अब ब्यूटी इसमें ये आया, 2-3-4 चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि इसमें ऑक्युपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्डिंग ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई कि आपको करना है, और ये सिस्टम पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, इसके लिए एक बहुत बड़ा, आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये सिस्टम पूरा का पूरा जो ट्रांसपेरेंट रहे, इसके लिए पूरा ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। अगर एज ए ऑक्युपायर, बिजनेस ओनर या बिल्डिंग का ओनर या हॉस्पिटल का, मॉल का, सिनेमा हॉल का, स्कूल, कॉलेज जो भी है, इंक्लूडिंग जेल एंड मेंटल असाइलम, रेजिडेंशियल से लेकर के एजुकेशनल ऑफिसेज, बिल्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर सर्टेन ऑक्यूपेंसी क्लास। अब उसके जो ऑनर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनलाइन अप्लाई करना और उसमें एक्सपर्ट को सिलेक्ट करना। और बहुत ही अच्छा, मतलब एक सिस्टम इन्होंने कैसे बनाया है कि जैसे आप देखते होंगे कुछ लो हाइटेड बिल्डिंग है, कोई हाई राइज है, और कोई है जो इवन मोर देन 60 मीटर है, कोई 35 मीटर है, 40 मीटर है, अब तो 100 मंजिल की भी, और इस तरीके से बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं जो 100 मीटर्स हाइट के भी, तो उसकी सीवियरिटी के हिसाब से इन्होंने फायर सेफ्टी ऑफिसर को भी कैटेगराइज कर दिया। ओके। और उन्होंने ये बनाया है फायर सेफ्टी ऑफिसर जनरल, फायर सेफ्टी ऑफिसर एडवांस एंड फायर सेफ्टी ऑफिसर स्पेशलिस्ट, और इनको लिमिट कर दिया है। आप अगर फायर सेफ्टी ऑफिसर जनरल कैटेगरी के हैं तो आप ये बिल्डिंग तक ही कर सकते हैं। अगर ये बिल्डिंग क्रिटिकल इन नेचर ये है
तो एडवांस वाले उनसे ऊपर जो है वो उस बिल्डिंग तक का, जैसे 45 मीटर तक का है, वो कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर का बिल्डिंग का है, जो 60 मीटर है, एबव है, या 5 स्टार होटल है, या हजारस केमिकल का स्टोरेज है, कोई वेयर हाउसिंग गोडाउन है, ये क्रिटिकल माने जाते हैं। इसके लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर स्पेशलिस्ट कैटेगरी के जो हैं वही इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और डिजाइन ऐसा बनाया है ऑनलाइन सिस्टम का कि अगर वो 5 स्टार होटल है तो उसके अंदर से जनरल का ऑप्शन ही निकल जाता है कि जो ऑक्युपायर जब से ही अप्लाई करेगा तो उसके पास ऑप्शन ही दिखेंगे स्पेशलिस्ट टिक किया, अगर हजारस है तो ये टिक करेंगे, और फिर टिक करेंगे तो वो उनको अप्रोच करते हैं। उनका थॉरो एज पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का कोड है जिसके अंदर सारा डिफाइन है, फायर सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे एग्जिट होना चाहिए, इमरजेंसी क्या होना चाहिए, सब कुछ भी किस टाइप का ऐसा है, वो उस पैरामीटर पे उसको चेक करके फिर उसका अप्रूवल देते हैं। और उसको अप्रूव जब देते हैं रिकमेंडेशन, तो एक फाइनली फिर गवर्नमेंट में रेफर हो जाता है, वो फिर उसको रिव्यू करके क्विक रिव्यू उसको ओके करते हैं, और फिर उसका ऑनलाइन ही डिजिटली साइंड PDF कॉपी जनरेट हो जाता है। ओके। और जहाँ जो जिसने अप्लाई किया वो लॉगिन ID से अप्लाई किया, उनके मेल पे भी, और उस पर वो कॉपी आ जाता है, तो उनको वहीं का वहीं बड़ा ट्रांसपेरेंट, और जब चाहे तो उसको देख सकते हैं। कोई भी अथॉरिटी जिनको भी राइट्स है तो वो उसको देख सकते हैं फॉर्चुनेटली। और चूंकि मैं भी इनफैक्ट जो सूरत वाला इंसिडेंट था या कोविड के समय में भी एक अक्सर हम सुनते थे कि ICU में फायर हो गया, और जो कोविड के जो पेशेंट एडमिट थे वो उनकी डेथ हो गई फायर की वजह से। तो ये अल्टीमेटली हुआ क्या था कि इसमें भी हॉस्पिटल्स में उन दिनों इतने वार्ड सब भरे हुए थे कोविड की वजह से, हाँ जी, कि आपको वहाँ पे बेड मिलना मुश्किल काम था। अब उसके लिए सिफारिश पे सिफारिश होते थे कि मेरे पिताजी बीमार हैं, किसी तरीके से इनको एडमिट कर लीजिए। बहुत प्रेशर आता था हाई लेवल से हॉस्पिटल ऑनर्स को भी। अब वो कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, तो उनका बेड तो एक ऑलरेडी फुल है। अब चूँकि बहुत बड़े लोगों का सिफारिश है, बड़ी हाई प्रोफाइल खुद भी बीमार हैं, तो एक्स्ट्रा बेड लगाया और वहाँ पे उनको रख देते थे। अब उनको ऑक्सीजन का अगर सप्लाई देना है तो जो बोर्ड है उसी में एक्सटेंशन बोर्ड लगाए, 4 पॉइंट और क्रिएट हो गया, इससे कनेक्ट कर दिए। अब और प्रेशर आया कि मरीजों को और लेना है, तो फिर एक और एक्सटेंशन बोर्ड लगाया और कर गया। इस प्रोसेस में वो एकोमोडेट तो करते चले गए, लेकिन एक जगह पे वो लैप्स जो है वो बढ़ता चला गया। वो था ओवरलोडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर एंड सर्किट, क्योंकि वो तो एक डिफाइंड थी सिस्टम जिसके लिए डिजाइन बना था, बट एक्सटेंशन बोर्ड टू एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड टू एक्सटेंशन बोर्ड, अल्टीमेटली इतने सबका लोड होने से वहाँ पर हीटिंग होती है, और वो कहीं ना कहीं किया और एक ये फायर हुई। तो मुझे ये लगा था कि जो डॉक्टर्स जो हैं उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं होता है, उन्होंने तो एक तरीके से हेल्प करने के लिए किया या जिन्होंने भी किया, बट उनका कोर है ट्रीटमेंट करना, डिजीज का डायग्नोज करना, तो उनका दिमाग इन चीज़ों पे नहीं जा पाया। फायर सेफ्टी का ये जो नॉर्म्स की मैं ये तो कर रहा हूँ, बड़ी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ चूक रहा हूँ। भागादौड़ में तो दिमाग में भी नहीं आता ना, आपको सिर्फ सपोर्ट ही देना है, जान बचानी है। हाँ, तो ये भी एक रीजन था। तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए एटलीस्ट, ताकि मैं और अपने आप को पहले मैं एक इक्विप करूं, ताकि मैं एक ऑथेंटिक नॉलेज आगे ट्रांसफर कर सकूं टू ऑल दी हॉस्पिटल्स, ऑल दी स्कूल्स, ऑल दी इंडस्ट्रियल सेटअप, या जहाँ कहीं भी हो। और इसी की वजह से मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उनके साथ मिल करके उनको इसलिए एसोसिएट किया था ताकि उनके इंस्ट्रक्शन पे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, उनके सब एम्प्लॉई, डॉक्टर सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और उनको हमने अवेयरनेस सेशन रख करके उनको एजुकेट किया था। अल्टीमेटली उसके बाद से कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए, तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमने अगर कुछ भी कर पाए थोड़ा सोसाइटी के लिए, तो ये थोड़ा बड़ा संतोष, सेटिस्फैक्शन होता है। और ये जो फायर सेफ्टी ऑफिसर स्पेशलिस्ट जो मैं हूँ, गुजरात गवर्नमेंट का एक एम्पैनल्ड ऑफिसर हूँ, और मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कहीं विजिट करने का, मॉक ड्रिल करने का, ये सब का, तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग पे बहुत जोर देता हूँ कि मैं क्यों नहीं इनके, जरूरी है। हाँ, जो स्टेक होल्डर्स हैं
इंस्पेक्शन ये करने के बाद उसको अवेयर, क्योंकि मैं लैप्सेस ये देखता हूँ कि सिस्टम एक बार डिजाइन तो बहुत अच्छा हो जाता है इनिशियली, लेकिन उनको वाई पार्ट मालूम नहीं रहता है, इसलिए हाउ पे वो वर्क नहीं करते हैं कि ये अगर हाइड्रेंट सिस्टम यहाँ लगा तो क्यों लगा है, स्प्रिंकलर यहाँ क्यों लगा है, ये अगर यहाँ लगा तो क्यों लगा, इतने ही कैपेसिटी का क्यों लगा। तो हम लोग जब थोड़ा अवेयर करते हैं इन चीज़ों से, तो उनको थोड़ा सा कनेक्ट फील होता है। करेक्ट। और फिर उनका नजरिया चेंज हो जाता है, फिर जब वो राउंड लेते हैं तो उनका ध्यान इन चीज़ों पे जाता है, स्टिंसर्स पे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अगेन थैंक यू फॉर आस्किंग कन्वर्सेशन, तो अच्छा रहा। Another most important thing is that you are the Vice President Western India and you are on the elected Governing Council Board of United Nations Global Compact Network India, New Delhi. ये क्या है, आप कैसे जुड़े हो, क्या करते हो इसमें? इनफैक्ट ये एक तरीके से समझ लीजिए कि मेरा भी एक ड्रीम था, अगर मैंने एक जन्म लिया है तो लेट मी एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और अगर हम देखें तो जैसे अपना करियर में डिफरेंट मुकाम पे कई ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते रहे, जैसे टाटा बिरला एक ड्रीम था, बिरला कंपनी के साथ खुद ही मैं एसोसिएटेड हूँ। लेकिन फिर मेरी भूख या जो मेरा पैशन, जो मेरा दायरा, वो मेरे को थोड़ा ये करती थी कि और हम थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव में और थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ और कैसे काम कर पाएँ। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू से, और जैसा आपने बोला है, तो यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी, यस, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड बॉडी अगर है तो दिस इज यूएन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। और इनके डिफरेंट कंट्रीज में भी नेटवर्क्स हैं। तो जैसे अपना अगर इंडिया का एक बात करते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया है। और पर्पस है, आजकल जैसे सस्टेनेबिलिटी का ज़माना है, तो जो सस्टेनेबिलिटी और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, तो अपने अपने रिपोर्ट्स को अपने अपने कंपेंडियम पे या जब रिपोर्ट्स रखते हैं तो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। और ये तो विद इन इंडिया हो गया थ्रू यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। लेकिन यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का जो रीच है वो है मेन जो न्यूयॉर्क एस्टेब्लिश्ड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो इसमें ये एक फॉर्मेट है जिसमें गवर्निंग काउंसिल बोर्ड का इलेक्शन होता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं और चारों जोन का, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न, साउथ एंड नॉर्थ, इसका इलेक्शन होता है। आई कॉन्टेस्टेड दिस ईयर, इनफैक्ट लास्ट ईयर 2025 and I won the election. So now I'm on their governing council board and as a vice president of Western India. तो इसमें मुझे जो अपॉर्चुनिटी और मुझे अगर पैशन, मेरा जो फर्दर सेटिस्फैक्शन ये है कि आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द टॉप लीडर्स, CEOs, CMDs ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट जो बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑल्सो NGOs, जो लीडिंग NGOs इस फील्ड में काम करते हैं, जो बड़े बड़े हैं। और एक चीज़ और मैं जसमीर जी मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे अभी नेशनल कन्वेंशन हुआ कोलकाता में, वो अटेंड किया। मुंबई में रीजनल कन्वेंशन था, मैंने वो अटेंड किया। तो ये जो फॉर्मेट, जहाँ कहीं भी UNGC के जो रीजनल कन्वेंशंस होते हैं, फोकस्ड ग्रुप मीटिंग्स होती है, तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मेट्स जिसके थ्रू UNGC का जो एजेंडा है, मीन्स की जो 10 प्रिंसिपल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है, तो ये चीज़ों को प्रोपगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? तो बिजनेस हाउसेस एंड समटाइम्स नॉन बिजनेस हाउसेज ऑल्सो लाइक NGOs। तो पर्पस यही है कि ये दोनों आपस में अंडर द गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क ऑफ UN कह लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी जो पॉलिसी है सस्टेनेबिलिटी को, क्लाइमेट चेंज को, इन सब को लेते हुए, उस फ्रेमवर्क में बिजनेस, नॉन बिजनेस, अंडर द सर्विलेंस ऑफ, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी, हाउ वी आर फिटिंग इनटू एंड हाउ वी आर प्रमोटिंग, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ये एक हमारा एजेंडा होता है। सर, जब वेस्टर्न रीजन बोलते तो क्या क्या रीजन्स आते हैं आपके पास? अगर वेस्टर्न रीजन बोलूँ तो पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, ये सब पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में आता है। तो अगर मुंबई में
हो या इधर हो, तो इन सब में जितने जो बिजनेस, और फॉर्चुनेटली अगर देखें तो वेस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हाँ जी, वो काफ़ी हाई लेवल पे बहुत है। हाई लेवल है। तो महाराष्ट्र इटसेल्फ, गुजरात, अभी गुजरात की अगर हम बात करें तो भरूच जो है, भरूच इज नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ आवर कंट्री। उसमें अंकलेश्वर इटसेल्फ या एक पुरानी इंडस्ट्रियल सेटअप है, और जो जिसका एक एशिया में भी एक नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे उसकी चर्चा होती थी। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। और आज के डेट में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, और जो यूनाइटेड यूएनजीसी का एक रोल की अगर हम बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है आज के डेट में। और जब से सेबी ने इस चीज़ को BRSR और जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए जब इसको मैंडेट किया, तो तब इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया कि आखिर है क्या। तो पहले तो ये थे कि जो 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज है इनको BRSR के फॉर्मेट्स भरने हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, और उसको कैसे फिटमेंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कैसे हम रिलीज कर पाएँ। तो ये एक बड़ा टारगेट और ये होता था। तो अभी यूएनजीसी के थ्रू हम लोग काफ़ी इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से BRSR का या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का पैरामीटर्स है, इन चीज़ों को हम लोग कैसे प्रमोट करें, उनके ऊपर कैसे सेशंस रखें। जैसे अगर देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग ले रहे हैं, इवन नेचुरल TNFD जो है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स जो है नेचुरल, इवन वाटर रेजिलियंस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इवन बिजनेस इंटीग्रिटी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। तो ये सब जो है काफ़ी हैं जो एक तरीके से कॉरपोरेट्स का डिमांड है। और जितना कॉरपोरेट्स जो है इन चीज़ों पे, इस सब्जेक्ट्स पे अवेयर होंगे, उतना ही ज़्यादा इसको क्लियरली, मतलब एकदम समझ लीजिए कि ट्रुथफुल के साथ उसको भर पाएंगे डेटा, और उसके हिसाब से समझ लीजिए कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट उनका उतना ही क्वालिटेटिव बन पाएगा। और यस सर, प्लीज। एक चीज़ जस्ट मैं, जैसे ये चर्चा हुई, तो एक रीजनल कन्वेंशन का जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूँ मुंबई में। और जो मैंने बात किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मुंबई में, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में एक यूएनजीसी का एक इवेंट हुआ था, एंड आई अटेंडेड दैट बिकॉज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ऑब्वियसली बाय होस्टिंग तो मैं था वहाँ पे। बट वन थिंग, नॉट ओनली मी माई सेल्फ बट ऑल द पार्टिसिपेंट, जो बिजनेस हाउस से, जो चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स जो वहाँ आए थे, जिन्होंने लाइक किया, वो ये था कि एक NGO, जैसे संभावना कह लूँ, अगर हम रोबो स्पीसीज कह लें, तो उनका जो प्रेजेंटेशन एक अलग 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 ही लेवल पे लेके गया और सबके दिल को छू गया। तहे दिल से धन्यवाद। क्यों छू गया उसकी मैं बोलता हूँ अपना, और बाद में जो गया, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में हम कई बार कम्युनिटी इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, CSR, और आउटसाइड दी बाउंड्री कैसे हम हेल्प करते हैं। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसमें लोगों को, कॉर्पोरेट हाउसेज जो वहाँ जो बैठे थे रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस के लोग, तो उनको लगता था कि इच्छा तो हमारी भी है कि हम भी करें, स्टेम के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर करें, लेकिन ये नहीं लगता था कि कौन सी एजेंसी है भी कि नहीं अपने कंट्री में जो ये सब चीज़ को प्रमोट करते होंगे। अगर हम किसी को कांटेक्ट करें तो कैसे ड्राइव होगा, अगर ड्राइव होगा तो क्या इम्पैक्ट आता होगा। तो ये एक जरा बड़ा इमेजिनरी, बट मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ रियली कि योर लाइवली प्रेजेंस, और जिस हिसाब से आपने टच किया कि एक्सपर्टीज जो है, एक रोबो स्पेस जो वेटरन है, मास्टर है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ, दे आर ऑल्सो पैशनेट, और इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो स्कूल को इक्विप करते हैं, नॉट ओनली इक्विपिंग बट टीचर्स को ट्रेन करके टीचर्स को एक लेवल पे लाना। तो वो हो गया स्कूल का इंट्रा एस्पेक्ट, जिसमें स्कूल का अपना प्रीमाइस, उनके टीचर ट्रेंड आपके नज़रिए से, और
स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है विद इन द स्कूल, और जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि मेरा एक ऐसा एजेंडा फुलफिल हो रहा है जी, जो यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड मैं फील करता था कि कैसे कर पाता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा कि जो इम्पैक्ट, असली चीज होता है कि ये Impact. करने का ऑन इम्पैक्ट ग्राउंड क्या है, इम्पैक्ट। ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जो स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, और उन्होंने जब वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हम कैसे, और टच भी काफ़ी सब्जेक्ट्स को किया उन्होंने, कि एक तो बड़ा टचिंग था कि कैसे रोबोटिक्स के माध्यम से उसने फ्लैग होइस्टिंग, आज हम कंट्री के ऊपर बड़ा प्राउड करते हैं कि भारत का हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो बच्चों में ये शिक्षा भी डायरेक्टली गई, और जो हमारा तिरंगा कितना रिस्पेक्टफुल है, रोबोटिक्स के माध्यम से वो तिरंगा पिक करना, उसको हॉइस्ट करके उसको फहराना, और उस तन्मनता के साथ उसको रिस्पेक्ट करना, जहां सब लोग पार्टिसिपेंट्स भी तिरंगा को सैल्यूट किया, सलाम किया। तो ये बहुत अच्छा था। इसके साथ ही एक सब्जेक्ट मैंने और देखा कि कैसे कोई इमरजेंसी भी हम हैंडल कर सकते हैं रोबोटिक्स के माध्यम से, जहाँ पे कुछ गैसेस कंटेमिनेंट है, जैसे सीवर्ड्स में ऐसे है, तो हम रोबोटिक्स के माध्यम से बिना किसी पर्सन को अंदर घुसाए उस हैजार्ड में, जहाँ दूसरे का तीसरे का मौत का भी संभावना है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू, रोबोटिक्स के कंट्रोल के थ्रू, और विदाउट एक्सपोजिंग एनी पर्सन टू द हैजार्ड, कैसे हम सेफली किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये देख करके मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक गुत्थी सुलझने के बराबर था कि, और देखने से ऐसा भी लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्यों ना रियल सेंस में प्रोपोगेट किया जाए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक मैं कहता हूँ एक जिला, एक राज्य ही नहीं, पूरा कंट्री अगर हर एक ब्लॉक लेवल पे हर एक स्कूल अगर अडॉप्ट करता है, तो ये समझिए कि बहुत बड़ी जीत है। सर, ये एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि आपकी EHS को आप CSR में कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। और EHS में जैसे इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, तो अगर EHS का दायरा अगर हम देखें तो EHS में क्या होता था कि इसमें, जैसा कि मैंने बोला था, कि तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन है, अगर सेफ्टी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें ये आ जाता है कि हम कैसे वाटर रेजिलियंस क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, वेस्ट मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी डैमेज नहीं हो, इन चीज़ों की बात करते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर इनसाइड प्रीमाइसेस जो EHS है, एक समझ लीजिए कि फाउंडेशन की भूमिका अदा करता है। एक ऐसा चीज जहाँ पे वर्कर्स, एम्प्लॉई हेल्थ, वेलबींग ये हो जाए। इनसाइड द प्रीमाइसेस जो लीगल कंप्लायंस, जो लीगल फ्रेमवर्क है, तो उनको करना ही करना है। तो उनके इमिशंस के नॉर्म है, वाटर के नॉर्म है, हजार्डस वेस्ट के नॉर्म्स है, तो उसको कंप्लाई करना, फ्यूल है, सब कुछ है। सेफ्टी में सर्टन टेस्टिंग पैरामीटर्स है, ये सब करना। और हेल्थ में भी, हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ये एक सर्टन फिक्स टाइप ऑफ सिस्टम्स है, सेटअप है, जो एक इंडस्ट्रीज के अंदर तो करना ही होता है। वो तो मैंडेटरी है, उसके बाद मैंडेटरी है, करेक्ट, वो करना ही है। अब यहाँ पे एक प्ले या कहिए अपॉर्चुनिटी, आज अगर हम 26 की बात करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट या इवोल्यूशन EHS का अगर हुआ, तो ये हुआ कि इसका दायरा जो है अभी थोड़ा बढ़ गया। कैसे बढ़ा? तो EHS में हम जो ये इनका बात करते हैं, तो अब इसमें जो है ESG के साथ साथ, ESG में अगर आप देखें, इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, तो जो सोशल पिलर है उसके अंदर सेफ्टी, हेल्थ, ये सब आ ही जाते हैं। इसके साथ साथ अभी ये आया कि हमारा बियॉन्ड द बाउंड्री, हम कम्युनिटी को कैसे, हमारा जो प्रीमाइस है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, तो हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो EHS में ऑलरेडी रिस्क
मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिनिमाइजेशन, इसकी बात तो करते ही थे, लेकिन आज बात जो है वो कम्युनिटी की हो रही है। और अगर हम CSR की बात करें तो चूंकि ESG की बात हम कर रहे हैं, आज सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और जिसमें कम्युनिटी इम्पैक्ट भी, और जब हम सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं तो बिजनेस तभी सस्टेनेबल हो पाएगा अगर आपका EHS सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर इम्प्लाइज अपने आप को उस वर्क प्लेस के अंदर अपने आप को बहुत ही सिक्योर्ड, सेफ, इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में, एक गुड एम्बियंस में अपने आप को काम करते हुए पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, नॉट ओनली फॉर देम ओनली एज ए एम्प्लॉय, बट उनके जो फैमिलीज हैं उनको भी लगता है कि यस, हमारा जो बेटा है, भाई, पति, पिता, जो भी है, जिस भी फॉर्म में हमारे जो पर्सन जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, वो एक बड़ा ही सेफ हैंड्स में है। अब बात है कि तो वो सस्टेनेबल हो पाता है क्योंकि लोगों का फिर झुकाव बनता है। अभी अगर हम CSR की बात करते हैं तो देखिए, अभी कॉरपोरेट्स, बिजनेस हाउसेज जो हैं, ये तो ऑपरेट करना ही करना है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मैंडेट किया है, लॉ बनाया और इसमें जो मैंडेट कर दिया कि CSR ये करना ही होता है। तो आज के डेट में मैं जो देख रहा हूँ कि डिमांड जो है फ्रॉम लोकल कम्युनिटी, वो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड काफ़ी होता है, सेफ्टी रिलेटेड काफ़ी होता है। उनको भी आता है कि हम स्कूल में क्यों ना हम एजुकेशन जो है, आप कुछ सेफ्टी रिलेटेड एजुकेशन दें, इन्वायरमेंट रिलेटेड एजुकेशन दें, हमारे वर्कर, हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं, इनको भी क्यों ना रिसाइकल के बारे में बताएं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन एक जो पीएमओ ने ड्राइव किया, हालांकि 19 में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन उसकी जो अवेयरनेस है उस चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी। तो इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर EHS और CSR आपने जो बताया, तो एक ड्राइविंग फोर्स कम्युनिटी भी है। आज कम्युनिटी का अवेयरनेस लेवल भी वो काफ़ी बढ़ा है, पहले जैसा नहीं है। वो भी डिमांड करते हैं EHS रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, इंडस्ट्रियल, इवन हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड। तो ये रहता है। सर, आई एग्री विथ यू, मगर अगर आप शेड्यूल 7 देखें, हाँ जी, कंपनीज 135 का, हाँ, तो उसमें अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट स्पेंडिंग इज एजुकेशन, हाँ, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड इज जेंडर, वुमेन, ये वो सब, Correct. एंड वेरी वेरी लो स्पेंडिंग ऑन अदर एक्टिविटीज। करेक्ट। हैविंग सेड दैट, जो एक रेगुलर प्रोसेस ऑफ CSR स्पेंडिंग है, जहां पे इट इज, जो इम्पैक्ट इमीडिएट दिखता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स इट, कि चलो मैंने स्कूल का रेनोवेशन कर दिया तो स्कूल बढ़िया हो गया, बच्चे अच्छे खुश है उसके अंदर, मैंने उसके अंदर लैब्स भी लगा दी। तो ये प्रोसेस जो है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करने के लिए, प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल करने के लिए, कम्युनिटी को सस्टेनेबल करने के लिए, बिकॉज आप सोशल की बात करते हैं। कुछ टाइम पहले ये ESG सस्टेनेबिलिटी था, करेक्ट, सोशल नहीं था, एक टाइम था उसका, अब वो सोशल बना है। अगर आप UN की बात करते हैं या कोई भी कॉर्पोरेट हाउस की बात करते हैं, सो ये जो CSR की पॉलिसी बनी है, जो भी है, वो SDG से बनी है। करेक्ट, जब वो बनी है तो उसका एक फाउंडेशन था। ये सब फाउंडेशन के पीछे कहीं ना कहीं था इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट को बरकरार रखे, चलते रहे, आगे तर आगे लोगों को इसका फायदा हो। ये कहाँ आप देखते हैं? इसमें अगेन मेरा आकर के वही टिकता है कि जब अवेयरनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकिंग जो वन एस्पेक्ट, और अपना जो कंट्री जो है वो कहते हैं डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि जैसे पॉलिसीज़ तो हैं ही हैं, लेकिन इसका अवेयरनेस करना, आज अगर हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं, या जो डेटा आप जो बता रहे हैं फैक्ट है, रिलीज है, लेकिन कितने लोग इसके टच में हैं, कितने लोग इससे सेंसिटाइज होते हैं? सर, कॉमन पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं NGO से हूँ, मैं NGO फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ। और हम जैसे लोग जब ये सोचते हैं या एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में जो घुसा है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, फॉर अ पीरियड, वाज सस्टेनेबिलिटी।
उसको उसके पहले जरा सा पॉइंट 1 पहला आता है इम्पैक्ट, या पॉइंट बाद में आएगा इम्पैक्ट। ये सब में प्लस आपका यूएन का रोल, आपका आदित्य बिरला का रोल, आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर का रोल, आप विजिटिंग फैकल्टी है बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स में। हाउ डू यू सी दिस इंटीग्रेशन हैपनिंग एंड आप उसको ड्राइव कर रहे हो? उसका जो सबसे पहला अभी भी मैं फिर लाऊंगा कि जो अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज नंबर 1। सेकेंड थिंग, implementation and integration of the best available resources and demonstration of the resources who are available as of now to the stakeholder who are into the system as a CSR doing execution, at the same time the stakeholders who are in the demanding phase। तो अगर हम उस चीज़ को करें तो जो इम्पैक्ट की बात होती है, इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट तभी आ पाएगा जब वो जो नीड बेस्ड, जो नीड आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो जो नीड आया तो ये एक आइडेंटिफाइड नीड है उससे, अब इसको फिटमेंट अगर हम ये करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। आज ESG में मैं जस्ट एक मेंशन यहाँ पे उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप चेयरमैन है एनवायरमेंटल बोर्ड ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, तो इसमें बहुत 2 इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स है, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट इज नॉट ओनली क्लाइमेट, करेक्ट, इट इज एवरीथिंग अराउंड अ पर्सन जिसमें वो जी रहा है, करेक्ट, और वो किस खुशहाली से जी रहा है वो उसको मैं डिफाइन करूंगा एज सस्टेनेबिलिटी। यस, कि मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं ये रोजमर्रा जी रहा हूँ, और क्या ये मैं अगले 3 दिन के बाद जी सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बेसिक ग्राउंड लेवल की सस्टेनेबिलिटी होती है। करेक्ट। इसमें आप लोग क्या रोल प्ले करते हो और आपको क्या ड्राइव करता है और ये कैसे ड्राइव करोगे? इसमें जो है ना 2-3 चीज़ जो बड़ा अच्छा जो ड्राइव है, वो एक आज के डेट में समझिए आपने बड़ा की वर्ड यूज किया कि हम जो इन्वायरमेंट जो लिमिटेड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सब्जेक्ट है। और सर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर आप टेक्निकलिटी देखें तो हाँ, उसको सस्टेनेबल करने के लिए हाँ, इट्स अ पीस बाय पीस प्रोसेस। Correct. आप थोड़ा सा टुकड़ा पहला लेंगे फिर हाँ, उसको करेंगे। फैक्ट इज मैं भूखा हूं, एक फैमिली है, मैं कितना लॉस करके ऑर्गेनिक करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकलिटी। करेक्ट, मैं पेट काट के एक हद तक जी सकता हूं मगर मेरे परिवार का पेट काट के नहीं जी सकता। ट्रू। तो ये जब हम देखते हैं एंड सिंस यू आर अ चेयरमैन ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, 2 very important words, plus you are the vice president for United Nations Global Compact and you are associated with one of the most, I think, renowned groups in the world, Aditya Birla ji का, plus उनकी जो लेगेसी है, मैं तो ये कहूंगा उसके बोझ के नीचे आप दबे हुए, तो ये कैसे? ये मैं एक केस स्टडी जस्ट आपको शेयर करना चाहता हूँ प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे भरूच में वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, अगेन जैसे कहते हैं गुजरात में, एक जो मैं देखा हूँ मेरे आँख के सामने जो डेवलप हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं उसका बड़ा सिस्टमेटिक, इट वाज अ गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट में तो उनका सीक्वेंस ये था, पहले फार्मर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको रजिस्टर करवाना, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था ऑनलाइन, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में उसके फार्म को आइडेंटिफाई करना, एकरेज कितना एकड़ लैंड है, कैसे है, उसके बाद एक सर्टेन प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। केमिकल फर्टिलाइजर उसमें यूज नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक यूज होना चाहिए, और ये 3 इयर्स है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उसका पार्ट रहा और आई सीन इट वेरी वेरी क्लोजली। तो ये 3 इयर्स का पीरियड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स ये है कि 2 साल को ये मानना है, और थ्योरी भी कहता है कि अगर आज हमने स्टॉप किया और 2 साल तक कंटिन्यूअसली उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज किया, तो उसका एक तरीके से रिवैम्पिंग, रिजुवेनेशन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कह लीजिए, ये बनता है। तो जो 3rd ईयर का जो प्रोडक्ट होगा वही ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट कहलाएगा।
ये एब्सोल्युटली, C1 C2 C3 है सर। यस, तो एक सक्सेस स्टोरी मैं जो अभी मेंशन करना चाहता हूँ कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो ये बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस लगता था। आज से 3 साल पहले जब स्टार्ट हुआ तो लगता था यार 3 साल के बाद कितने लोग बीच में ड्रॉप हो जाएंगे, और हुआ भी, क्योंकि इसका बड़ा थॉरो इंटेंसिव एक प्रोसेस है ऑडिटिंग का। यस, जो गुजरात ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी गोप का एक एजेंसी है जो इसको ऑडिट करते हैं। अगर किसी फार्म के अंदर वो सॉइल सैंपल लेते हैं, टाइम टाइम पे उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं, अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज मिली तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और लिस्ट से निकाल देते हैं। तो ये शुरू में यही लगता था कि फार्मर्स के मन में भी कि हम अगर दे दिया तो हम अपना नेचुरल प्रोसेस तो कर नहीं पाएंगे जिस पे हमको जानकारी है, और इस पे पता नहीं क्या होगा, कितना प्रोड्यूस आएगा तो लोग खरीदेंगे कि नहीं, इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या होगा। और परिवार के अंदर भी काफ़ी अपोजिशन और ये सब डिफरेंट ऑफ ओपिनियन चलते ही रहते थे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ड्राइव किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, और ये उनके जो डिफरेंट मशीनरी, और इसकी वजह से जो सस्टेन कर पाए। तो अभी मीडिया में वहाँ पे न्यूज़ ये काफ़ी चल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में इसमें, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी उसको अप्रिसिएट किया है। और आज ये आ रहा है कि भरूच के किसान अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अब इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे। तो ये लगभग हर एक चैनल ने, हर एक, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया या इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब ने इसको कैप्चर किया। अब उससे क्या हो गया कि जिन्होंने पेशेंस रखा या जिनके परिवार ने कह लीजिए जने, अब उनके खेत को अब उसको सर्टिफाइड किया गया है, तो अब उस चीज़ को बेच पाएंगे। और फॉर्चुनेटली एक इकोसिस्टम जो बन रहा है कि जहाँ पे हम भी चाहते हैं कि हम भी पता नहीं क्या खा रहे हैं, कितना कैंसरस या क्या है, क्या एडल्ट्रेशन है, क्या मिक्सिंग है, हमें कहीं अगर कुछ नेचुरल चीज़ मिल जाए, हमें कहीं नेचुरल इलाज मिल जाए, नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाए, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम, उनका पेशेंस रखना, 3 साल कंप्लीट और आज वो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो गया, और उसी समय में एक देश के अंदर भी इकोसिस्टम बन रहा है कि भाई ऐसा कैसे हमको मिल पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक डिमांड, इनको सोर्स दिखेगा कि दिस इज अ सर्टिफाइड सिस्टम, ये हमको यूज करना चाहिए। और जब वो डिमांड क्रिएट होगा, जो सेकेंड लाइन जो फार्मर्स हैं जो इसमें नहीं आ पाए थे, जो पेशेंस नहीं रख पाए कि क्या हो गया क्या नहीं होगा, अपनी भूख का सवाल है, मैं अभी कमाऊं कि बाद में कौन रुकता है, अभी वो लोग इसमें जुड़ पाएंगे। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें हमारा पॉलिसी, हमारा विलिंगनेस, हमारा इकोसिस्टम उसके डिमांड क्रिएशन और सेल को कैसे प्रमोट करता है, तो उसी पे सारा फार्मर्स का मोटिवेशन उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रोडक्ट महंगे दाम पे जैसा लोग देना चाहते हैं, और अगर चाहें उस चीज को अगर निकला और उनको लगे कि मैं जो पहले करता था केमिकल फर्टिलाइजर, उससे मेरे को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ऑर्गेनिक में, तो मैं इसको क्यों ना कंटिन्यू करूं। तो कंटिन्यूएशन इज वन, बट सेकंड लोग जो उसमें जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो मेरा जो अभी आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बड़ी क्लोजली इस प्रोसेस को देखा हूं, तो मुझे लगता है कि जब ये प्रोसेस एस्टेब्लिश होगा तो ये वहीं दबकर नहीं रहेगा, बल्कि ये कॉपी होगा टू अदर प्लेसेज ऑल्सो। सर, आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बलून ऑफ हैप्पीनेस, हाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी इचिंग हो रही है ये करने के लिए। राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कॉर्पोरेट के पास ये पेशेंस है 3 साल 4 साल 5 साल रुकने के लिए, कि वो इम्पैक्ट देके जो मैं पैसा डाल रहा हूँ, बिकॉज उनका तो हमेशा रहता है कि 1 साल में क्या दे रहे हो, 2 साल में क्या दे रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके ऑर्गेनिक ग्रोथ को, नॉट ह्यूमन बट नेचुरल फैक्टर्स है। हैविंग सेड दैट, देयर इज नो सिस्टमिक सपोर्ट कि जो उसकी आमदनी कम हो रही है उसको कहीं रिफिल करा जाए। उसका ना डॉक्यूमेंटेशन है, ना उसके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम्स है, ना ये सीएसआर में डिफाइंड है, बिकॉज सीएसआर में इवन रिकरिंग सैलरी इज नॉट अलाउड। अच्छा, अगर आप देखें तो जब प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, तो रिकरिंग सैलरीज के ऊपर भी बड़ा ऑब्जेक्शन निकल के आता है। अच्छा, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट
sustainability, I'm again using these two words. हाँ। How do you think this can work? इसमें देखिए जैसे पर्सन्स लाइक यू जो डिफरेंट फोरम्स पे आप लोग बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो पब्लिक प्रेशर कह लीजिए या एक बार वॉइस ऑफ द पीपल कई बार आते हैं, तो ये भी कंसिडरेशन में आते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे पेशेंस की, कॉर्पोरेट पेशेंस की बात करते हैं, तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो उसका रिटर्न्स जो है, तो जैसे कार्बन क्रेडिट की बात हो, तो ये सब चीजें भी अल्टीमेटली अभी कॉर्पोरेट्स ने भी माइंड मेकअप इसलिए करके रखते हैं, रखना होगा, रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी जो है ये 1 डे 2 ईयर 3 ईयर वाला तो है नहीं, ये अभी लॉन्ग टर्म चलना है। और नाउ इट इज अ बज़वर्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो ESG वर्ड जो है, यूनाइटेड नेशन ने 2006 में अपने एक रिपोर्ट में, जहां पे एक इन्वेस्टर्स पोर्टल में यूज किया था, तो ये अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स जो होते थे वो ESG क्राइटेरिया के बेसिस पे इवेलुएट करते थे इंडस्ट्रीज को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब वो आज के डेट में ESG सस्टेनेबिलिटी एक समझिए कि वो एक फील्ड बन चुका है जहां पे कॉर्पोरेट्स इस वर्ड को, इस एसोसिएशन को, इस इनिशिएटिव को आराम से नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, ये एक अभी एक प्रायोरिटी भी नहीं, एक मैंडेटरी है कि इसमें आपको बने ही रहना है। और जहां तक दायरा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया एनवायरमेंटल का, बट जजमेंट्स आते हैं, लॉ बनते हैं, उसको ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो लीडरशिप का होता है, करेक्ट, बोर्ड का होता है। और कॉन्स्टेंटली आई नो फॉर अ फैक्ट, मैं गुजरते रहता हूं, ये आप कब दिखाएंगे, ये इम्पैक्ट कब आएगा? जो आप बात कर रहे हैं राइट, हमारा प्रोग्राम का जो मुंबई में हुआ था, सर जिद्दोजिहाद से मेहनत करी थी, वो 2 साल के बाद का आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। बिकॉज वो जब बच्चे हमारे प्रोग्राम में आए थे वो 8th में थे, अच्छा, ओके, और अब वो 10th में आए हैं। अच्छा, तो 2 साल उनसे ये करा के समझा के हम वो बच्चों को तैयार किए हैं, तब जाके हमारे जो डोनर पार्टनर्स हैं, जो भी है, आप जैसे लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं। करेक्ट, मगर मैं ये दे सकता हूँ बिकॉज एक सिस्टमैटिक टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें, लीडरशिप, बोर्ड, ये जो वर्ड्स है, ये जो है, ये कितना पेशेंस रखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये लीडरशिप माइंडसेट जो है इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन नॉट ओनली EHS but ESG driven sustainability in CSR? यस, And is there separate funding besides CSR for EHS and ESG to take it to the community, or is it a part of your CSR funding? इसमें पहला तो मेरा आंसर है यस, लीडरशिप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब है इसके प्रायोरिटाइजेशन, और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो EHS है उसके लिए तो लेकिन वो एक तरीके से समझ लीजिए कि वो कंप्लायंस का पार्ट है, वो इंटरनल है आपका, मैं एक्सटर्नल बात कर रहा हूँ। अभी अगर एक्सटर्नल अगर हम ये करते हैं, तो जैसा आपने एक एग्जांपल दिया कि 8th to 10th, मतलब इट्स अ टाइम टेकिंग। तो अभी जो कॉर्पोरेट में भी जो लीडरशिप को ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए विथ कि उसका टाइम फ्रेम क्या लगने वाला है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑल्सो एंड द कॉस्ट ऑल्सो। तो कॉस्ट में कैसे आएंगे कि अगर इम्पैक्ट हमको ऐसा इम्पैक्ट देना, जैसे मैं अगर उसी आपको आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, अब अगर मुझे वो ऑप्ट करना है और आप जब वो प्रोसेस बता रहे हैं कितना लगना चाहिए, तो अगर मुझे इतना दिल को छू गया, एंड इफ यू वांट रियली टू कंट्रीब्यूट टू डेवलप द स्टूडेंट्स and the STEM and robotics in the school organization, in school institutions, तो obviously मैं mind makeup कर लूँगा, yes it is this thing,
इसके बाद लीडरशिप की तरीके से जो आपका एक क्वेश्चन है, फंड भी एलोकेट होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि इसको रिप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, इसको बिल्डअप करना है सर। और अगर हम इसके साथ ही जोड़ें कि वाई पार्ट भी, कि क्यों रखना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक की वर्ड यूज कर दिया, रोल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप रोल जो है, आज हम राष्ट्र सर्वोपरि गवर्नमेंट ऑफ की बात करते हैं और हम ये करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में जो है, तो 2047 जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो आज जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर द रियल स्टेक होल्डर। एब्सोल्युटली। अगर हम आज के डेट में जो 8th 9th में है, 10th 11th में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, ITIs में है, डिप्लोमा में है, सर मैं तो जहाँ बोलता हूँ जो बच्चे ग्राउंड लेवल फर्स्ट स्टैंडर्ड से है हाँ, उनको ट्रेन करो, बिकॉज आई थिंक दिस प्रोग्राम्स जो हम रन करते हैं या आपको फ्यूचर में एक वर्कफोर्स दे रहा है जो बाय प्रोडक्ट है, करेक्ट, और एक तैयार टेक्नोलॉजिकली ट्रेन ड्रिवन माइंड फोर्स दे रहे हैं हम आपको। तो ये जो है, मैं इसको और जो लीडरशिप के भी इस चीज को इसी तरीके से एसिमुलेट करना पड़ेगा, सिंस दिस इज रियली इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट। तो इसको जो है अडॉप्ट करना, दिस इज नंबर 1। सेकेंड थिंग, एकदम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि ट्रेंड वर्कफोर्स। आप और ये सबको एक्सेप्ट होगा कि जो आज के डेट में जो यहाँ पे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जो स्टूडेंट, जब इस माइंडसेट से, इस प्रोसेस से निकल करके कल वो गवर्नमेंट में अथॉरिटी बनते हैं, कल वो सेक्रेटरी पोजीशन पे, कोई UPSC IAS बनते हैं, या कॉर्पोरेट्स के अंदर एक पोजीशन पे आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है अगर वहां जाएगा तो उसके माइंड में क्लियर होगा कि हम जैसे पहुंचे और क्या क्या और बेटर हो सकता था, वो सब लर्निंग के साथ वहां तक पहुंचा है। तो जो डिजिटलाइजेशन कह लीजिए, ऑटोमेशन कह लीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर लें, तो उनका फंडा थॉट एकदम क्लियर होगा कि इस इम्पैक्ट को और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ये तो मैं कहता हूं कि CSR की बात की आपने, तो जो स्कूल जो है, मतलब रियली क्लोज टू हार्ट, और वो एक ऐसा सेगमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहां कॉर्पोरेट्स के भी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सबके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। और हम तो अपने लाइफ में जो भी किया, जब हमारे बच्चे जब स्कूल में होते हैं और उनको जब ऐसी शिक्षा, जब चाहे NGO के माध्यम से हो, गवर्नमेंट के माध्यम से, या गवर्नमेंट के पॉलिसी के माध्यम से हो, या किसी कॉर्पोरेट का CSR कह लीजिए, या अदर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इनिशिएटिव की तरीके से हो, अगर स्कूल में होता है और ये बेनिफिशियरी जब स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है, दे हैव द पावर। स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करते हैं, दे हैव द पावर ऑफ डिजिटल माइंडसेट, जो जेन जैक सब टक 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 टक, वो तो वीडियो सारा कुछ ग्लोबल अपडेट कर लेते हैं कि आज हमारे स्कूल में अगर किसी ने रोबोटिक्स का दिया था, तो रोबोटिक्स एंड स्कूल डाल करके ये भी देख लेते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है, US में क्या चल रहा है और क्या बेटर हो सकता है। तो आज जब स्कूल में जो स्टूडेंट्स के लिए क्लास लेने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो टीचर भी उतने ही स्मार्ट हैं, स्कूल के बच्चे भी उतने ही स्मार्ट हैं। तो हमें बड़ा मजा आता है जब स्कूल में, जैसे आपके जैसे अगर कोई अगर शेयर करने जाते हैं, तो ऐसा मेरे को कई बार फीडबैक मिलता है कि मेरे को बड़ा एंजॉय कि वो विथ प्रिपरेशन आते हैं और ऐसे ऐसे वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, तो हमको मजा आता है इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो अगर लीडरशिप का रोल तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, दिस इज द राइट सेगमेंट, तो ये फोकस में भी आना चाहिए। और जहाँ तक अगर टाइम फ्रेम की बात है, तो वो भी आना ही चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी जो है, एक तरीके से मैं तो यही कहता हूं कि EHS जो इनसाइड जो बैकबोन है, बैकग्राउंड है, साउंड मैनर में अगर हम EHS को इस्टेब्लिश करें, CSR को इस्टेब्लिश करें, उसके बेसिस पे इन दोनों के फैक्चुअल डेटा बेस को अगर हम कंपाइल करके एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन आता है किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी कंपनी के लिए। पहले ये जो इन्वेस्टर्स के लिए एक टूल था, जो ESG कि भाई हम कंपेयर कर पाए वहाँ करें, लेकिन आज एक तरीके से ब्रांडिंग का अपॉर्चुनिटी भी है। एब्सोल्युटली। जहाँ इन्वेस्टर्स ESG और सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर पे
कंपनीज को एसेस करते हैं, वहीं कंपनीज भी अपने आप को एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि मेरा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है बहुत अच्छा बने और हम एक गुड ब्रांड की तरीके से मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये भी है जिसके लिए कॉर्पोरेट्स बड़ा रिसेप्टिव है और करते रहते हैं। ठीक है सर, अभी मेरा फाइनल सवाल है आपसे, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू लीव विद इंडस्ट्री लीडर्स? मैं इंडस्ट्री लीडर्स में, जैसे जो मेरा खुद करियर, आई एम EHS प्रोफेशनल, तो जो EHS लीडर्स हैं, जो सस्टेनेबिलिटी लीडर्स, एक मैसेज तो मैं उनके लिए भी देना चाहता हूँ। वो ये मैसेज होगा कि रूटीन में जो भी अभी जो उनकी एक्सपर्टीज है उसमें अंदर पूरा साउंडनेस तो आना ही चाहिए। अगर हम EHS रिस्क की बात करें, आइडेंटिफिकेशन, मिटिगेशन, लॉन्चिंग, एग्जीक्यूशन विदाउट डैमेज, एक्सीडेंट्स, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन एक सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी वो लोग ध्यान दें। अगर मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो EHS प्रोफेशनल्स जो हैं पर्टिकुलरली, उन सबको एक कोऑर्डिनेशन की भी भूमिका अदा करना पड़ता है। दे आर साउंड इन देयर EHS, इन्वायरमेंटल, ये जो क्लाइमेट चेंज, डिकार्बोनाइजेशन, इवन CBAM जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोप का, डिफरेंट जो क्राइटेरिया है, ये सब पर साउंडनेस है। लेकिन उनके साथ एक सॉफ्ट स्किल ये भी होना चाहिए, हाउ टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो इनसाइड द इंडस्ट्री, लाइक HR, फाइनेंस, लीगल, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। These are some of the area or some of the other department other than EHS जिनका भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी या ESG में रोल आता है, ह्यूमन राइट्स के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए कह लीजिए, या ये सब चीज़ों के लिए। तो हमें कोऑर्डिनेशन के लिए EHS प्रोफेशनल्स को के पास सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, एक गुड रिलेशन डेवलप करके कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्विप करते हैं, अपने आप को अपडेट रख पाते हैं और इंडस्ट्रीज के अंदर कॉर्पोरेट्स को कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर मैनर में। तो एक बहुत ही बड़ा अचीव हम लोग कर पाते हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। दूसरा मैसेज ये करना चाहता हूं कि जिसमें गवर्नेंस आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है अभी, और हमें कंपीट नॉट ओनली विद इन इंडिया या विद इन स्टेट या विद इन इंडस्ट्री कंपीट नहीं करना है, हमें तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, ग्लोबल कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट के साथ कंपीट करना है। वहां पे डेटा एक्यूरेसी एंड द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, ट्रेसेबिलिटी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो मैं EHS लीडर्स जो हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो अपने पास डिजिटल माध्यम से हो, न्यू इनोवेटिव मैकेनिज्म, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से जो डेटा है, ये डेटा की एक्यूरेसी, यही रियल सस्टेनेबिलिटी है। क्योंकि जब हम कंपीट करने के लिए जब ग्लोबल मार्केट में उतरेंगे और जब ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, डेटा की जो बात होगी, अगर हम वहां पे फेल पाए गए, अगर नॉन ऑथेंटिक डेटा पाया गया, तो समझिए एकदम से ग्राफ नीचे आएगा। तो अभी से लीडर्स जो है अपने आप को ऐसा इक्विप करें कि व्हाट एवर वी आर रिपोर्टिंग दैट मस्ट बी द जेन्युइन डेटा। उसके लिए हमको क्या करना है, कैसे जिन्नेस आ जाए उसके अंदर, बट डेटा मस्ट बी ऑथेंटिक, ताकि कभी भी चाहे UN की बॉडी हो, चाहे कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी हो, कोई रेटिंग एजेंसी हो, कभी भी अगर उस चीज़ को वेरीफाई करे तो ये हो। ये हम EHS को बोलना चाहते थे। इसके साथ साथ ही आई ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ मैनी CEOs ऑफ द कंपनीज, और मैं उनसे भी थोड़ा इंटरेक्ट करता हूँ। तो वो लोग भी आज के डेट में एक्सेप्ट करते हैं कि यस, सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, उसके बगैर तो हम भी अपना वजूद भी हम नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट ओनली कि CEO इज द फाइनल, इवन द ग्रुप एंड द इकोसिस्टम डिमांड्स। तो CEO हैज़ ऑल्सो टू प्रिपेयर देयर माइंड वेयर सस्टेनेबिलिटी, EHS इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन देयर माइंड ऑल्सो। और अभी इसके लिए ही मैं EHS के भी जो वेरियस सेमिनार में या जब उनको हम एड्रेस करता हूं, तो मैं ये बोलता हूं कि आप EHS के लिए जो बजटिंग या EHS के लिए जो प्रपोजल डालते हो, तो आप सिर्फ इतना नहीं बताइए कि इससे एक्सीडेंट मिनिमाइजेशन होगा, मोरल हाई होगा।
it is also going to reflect in our sustainability report, और उससे हमारा वहाँ भी कद बढ़ने वाला है। तो मैं तो EHS और ESG सस्टेनेबिलिटी को ऐसे देखता हूँ कि जो EHS है सिस्टम, जो फैक्ट्री के अंदर जो बाउंड्री है, और उसी को सेल करने का तरीका है। ESG जो है, सस्टेनेबिलिटी है, उसको सेल करने का स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है। वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी आर गोइंग, उस चीज को जो है ना, वेयर वी आर, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो इस चीज को बताता है, और ये बताता है कि हाउ वी हैव गोइंग एंड दिस इज जर्नी एंड हाउ वी आर क्रॉसिंग द जर्नी। वर्मा साहब, एक डिफरेंट एस्पेक्ट या एंगल हाँ हाँ, जो है वो आज आपने इतनी खूबी से और इतने विस्तार से समझाया, आपका टाइम निकाला, एंड यू हैव ग्रेस्ड दिस प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिज्म। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड रियली आई हैव लर्नड, and I really hope the viewers of PRISM, Partnering Resources for India in Sustainable Movement, which is a joint initiative of Samabhavana and RoboSpecies Technologies Private Limited, that people learn and engage with us more. So for that, please like, share, subscribe and ring the bell. Sir, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सिर्फ कहना चाहता हूँ कि भरूच में जो मेरा एक तरीके से मैं कर्म भूमि की तरीके से बोलता हूँ, वहाँ पे जो भरूच डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, आईमा की बॉडी है, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू चेयर देयर EHS फोरम, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी फोरम, जहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज के कॉरपोरेट्स के जो EHS सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स मेरे कांटेक्ट में रहे, और जो इंटरेक्ट जो किया, तो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक देम ऑल्सो, कि उनके साथ जो हमारी एसोसिएशन रही, लॉन्ग एसोसिएशन, जो EHS फ्रेटर्निटी के लोग हमसे समय समय पर मिलते रहे, उन्होंने क्वेश्चंस करते रहे, हम मिल करके कभी पैनल डिस्कशन के माध्यम से हो, कभी वेबिनार सेमिनार के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस माध्यम से, पर्सनल हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो जो हमारे जो फ्रेटर्निटी के लोग हमसे मिलते रहे एट भरूच, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSUs, ये सब, तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। मेकिंग ऑफ संजीव वर्मा, दे आर ऑल्सो party to it. पार्टी टू Yes, इट। yes. तो ये काफ़ी अच्छा। Sir, thank you once again for being here, and we really, really appreciate your insights. So keep watching, engaging. Once again, I want to repeat myself: share, like, subscribe, and ring the bell. Have a great day ahead. Bye bye, everybody.